नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। इंडिया बोले के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल कथा में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिसने देश के महिला प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि मैं चाहूं तो इसी मंच पर आपके सामने इंदिरा गांधी को नचवा सकता हूं। बात एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिसे राजनीतिक सांड कहा जाता था, बिहारी भाषा में समझे तो राजनीतिक सांड कहा जाता था। इतना ही नहीं, वह मुंहफट स्वभाव के थे और मुंहफट स्वभाव की वजह से ही उनकी राजनीतिक रिश्तेदारी कई नेताओं के साथ नहीं निभ सकी। राजनीतिक सांड तो उन्हें कहा ही जाता था, साथ ही उन्हें लोकतांत्रिक तानाशाह भी कहा जाता था। वाकई वह मुख्यमंत्री राजनीतिक सांड तो था ही, और बचपन में भी उसे सांड जैसी ही आदतें पसंद थी। उसके साहस के किस्से काफ़ी प्रचलित हैं। उस कद्दावर नेता को एडवेंचर पसंद था। जी हाँ, स्कूल के दिनों से ही साहसिक कामों को करने में वह महारत हासिल कर चुका था। 14 साल की उम्र में उसने साइकिल यात्रा शुरू कर दी, तो वहीं 18 साल की उम्र में उसने प्लेन उड़ाना सीख लिया। इतना ही नहीं, जब वो प्लेन उड़ाने के लिए एकेडमी में उनकी भर्ती करवाई गई तो वहाँ उन्होंने 2 चीज़ों को साधा। पहला, खतरनाक मिशन के लिए खतरनाक ट्रेनिंग को जीवटता के साथ जी लेना, और दूसरा, वहीं पे उन्होंने अपने इश्क का मुकाम भी हासिल किया, यानी उन्हें अपना प्यार हासिल हो गया, जिससे उन्होंने 1939 में शादी कर ली। पायलट ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात ज्ञान देवी से हुई। वे पंजाब की रहने वाली थीं। पहली नज़र में ही पायलट को प्यार हो गया। बाद में ज्ञान देवी से ही उन्होंने 1939 में शादी कर ली, और शादी के बाद उन्हें 3 बच्चे पैदा हुए। प्रेम पटनायक, नवीन पटनायक और पप्पू, और लेखिका गीता मेहता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजू पटनायक की, जो 2 दफ़ा उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे और एक बार केंद्र में मंत्री रहे, जिन्हें प्यार से लोग बीजू बाबू कहते थे। बीजू बाबू एक राजनेता से पहले एक साहसी पायलट थे। खतरनाक मिशन को चुटकियों में अंजाम देना उनके लिए पल भर की बात थी, और ऐसा कारनामा वो कई दफ़ा कर चुके थे। बतौर पायलट बीजू पटनायक ने पहला चैलेंजिंग टास्क निभाया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब बीजू बाबू को मिशन रंगून के लिए भेजा गया। उन्होंने भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने का काम किया। गौरतलब है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रंगून में हजारों भारतीय सुरक्षित थे, वहां भीषण लड़ाई चल रही थी, और एक तरफ ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की सेना थी, तो दूसरी तरफ जापान और आज़ाद हिंद फौज के लड़ाके थे। इस लड़ाई के बीच बीजू को अपना टास्क पूरा करना था। पायलट बीजू ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इस दौरान वो कई बार खुद प्लेन उड़ाकर रंगून गए। वहां से हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकालकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम किया। उन पे कई बार हमला हुआ, लेकिन कहा जाता है ना कि दुनिया साहस को सलाम करती है और किस्मत भी साहसी का साथ देती है, और यही हुआ। बीजू बाबू हमेशा बच निकले। बीजू बाबू कितने साहसी थे, इसे समझने के लिए अब जरा सा भारत जब आज़ाद हुआ और कश्मीर का मसला सामने आया, तो वहाँ की समस्याओं को समझना होगा कि कैसे बीजू बाबू ने उसे चुटकियों में हल कर लिया। भारत की आज़ादी के ठीक बाद पाकिस्तानी सेनाओं ने कबायली वेश में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के राजा हरि सिंह घबरा गए। उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से गुहार लगाई, और उन्होंने कहा कि कश्मीर का विलय भारत में कर दिया जाए। नेहरू ने राजा हरि सिंह की बातों को स्वीकार कर लिया, लेकिन तब तक पाकिस्तानी सेनाओं ने कश्मीर पर करीब करीब कब्जा कर लिया था। अब सवाल था कि अब इन परिस्थितियों के अंदर आखिर वहां सेना की पहली टुकड़ी लेकर जाएगा कौन।
उस समय इस काम के लिए भरोसा जताया गया। कुछ सालों पहले रंगून से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके पायलट बीजू पटनायक पर। बीजू ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और भारतीय सेना की पहली खेप लेकर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतर गए। उसके बाद भारतीय सैनिकों का आना शुरू हो गया और बीजू बाबू के द्वारा पहली बार सेना की खेप लेकर श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ऑपरेशन कश्मीर शुरू हो गया और कश्मीर बचा लिया गया। इतिहास गवाह है कि इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े सिपाही सुकर्नो से इंडोनेशिया ने 1946 के आखिरी महीने में करीब करीब डचों और यानी नीदरलैंड के सिपाहियों से अपने जमीन को मुक्त करा लिया था। इतिहास गवाह है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही सुकर्नो की दोस्ती जबरदस्त थी। 1946 के अंत में सुकर्नो ने इंडोनेशिया की जमीन से डचों को भगा दिया था, लेकिन 1948 आते आते यानी 1947 में भारत आज़ाद हो गया था और 1948 में एक बार फिर नीदरलैंड ने इंडोनेशिया को अपने कब्जे में ले लिया। यह वह वक्त था जब सुकर्नो को जवाहरलाल नेहरू की याद आ गई। अपने देश के राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी उन्होंने तत्काल भारत में शरण की मांग की। नेहरू ने भी सुकर्नो की मांग को तत्काल स्वीकार कर लिया, लेकिन तब भी यक्ष प्रश्न यही था कि चारों तरफ से डच सैनिकों से घिरे इंडोनेशिया में आखिर जाएगा कौन? वहां की लीडरशिप को सुरक्षित निकालकर भारत पहुंचाएगा कौन? अब एक बार फिर से नेहरू को बीजू बाबू याद आ गए, क्योंकि बीजू बाबू ने जिस तरीके से ऑपरेशन रंगून और ऑपरेशन कश्मीर को अंजाम दिया था वो काबिले तारीफ था। उसका प्रमाण सबके सामने था कि किस तरीके से उन्होंने रंगून से हजारों भारतीयों को निकाला था और किस तरीके से श्रीनगर हवाई अड्डे पर भारतीय सैनिकों की पहली खेप उतारकर पाकिस्तानी कबायलियों को भगाया था। नेहरू को बीजू एक बार फिर इसलिए उपयुक्त लगे क्योंकि इससे पहले वो इंडोनेशिया जा चुके थे, वहां डचों के खिलाफ लड़ाई में सुकर्नो का साथ दे चुके थे। नेहरू ने बीजू बाबू से बात की कि जकार्ता जाकर वहां के नेता को सुरक्षित दिल्ली किसी तरह ले आना है। बीजू बाबू ने भी हामी भर दी। डच आर्मी ने जैसे ही बीजू बाबू के प्लेन को इंडोनेशिया के सीमा में प्रवेश करते देखा तो उसे मार गिराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बीजू बाबू तो बीजू बाबू ठहरे, किस्मत भी उनका साथ देती थी। अंततः वे जकार्ता में प्लेन उतारने में कामयाब हुए और वहां से बड़ी सावधानी से किसी प्रकार इंडोनेशिया के सुल्तान शहरयार और सुकर्नो को लेकर दिल्ली आ गए। इसके बाद नेहरू के परम मित्र सुकर्नो आज़ाद इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति बने। इस साहसी काम के लिए बीजू बाबू को इंडोनेशिया ने इनाम के तौर पे इंडोनेशिया की नागरिकता की उपाधि, उन्हें इंडोनेशिया के भूमि पुत्र से नवाजा गया। अब बात बीजू बाबू के सियासी पारी की है। आज़ादी के बाद 50 के दशक में बीजू पटनायक कांग्रेस की राजनीति करने लगे। 50 के दशक के आखिर में उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और अंततः 1961 में वे मुख्यमंत्री बनाए गए। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में इस्पात और खान मंत्री बनाए गए, जबकि 1990 में जनता दल की ओर से एक बार फिर ओडिशा के मुख्यमंत्री बने और पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे। इस दरमियान बीजू बाबू ने कई पार्टियां बनाई, कई पार्टियां तोड़ी। बीजू बाबू मुंहफट स्वभाव के थे। अपने राजनीतिक कैरियर के दौरान लगातार नेताओं से लड़ते भिड़ते झगड़ते रहे। उनके स्वभाव की वजह से ही उन्हें राजनीतिक सांड कहा जाता था, जिसे हम पहले भी बता चुके हैं कि बिहारी में सांड कहते हैं। राजनीतिक सांड कहा जाता था, लोकतांत्रिक तानाशाह भी कहा जाता था। उनके बदजुबानी के 3 किस्से बहुत प्रचलित हैं। पहला, जब उन्होंने इंदिरा गांधी को खुलेआम नचवाने की बात कही थी। 1967 का साल था और इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री बने 1 ही साल बीता था। इसी दरमियान कटक में छात्रों के एक सम्मेलन में बीजू बाबू बोलते बोलते क्या बोल गए उन्हें भी पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो इसी मंच पर आपके सामने इंदिरा गांधी को नचवा सकता हूं। उनके इस बयान पर स्वाभाविक तौर पर बवाल मच गया। अंततः इंदिरा गांधी से उनकी राजनीतिक राहें जुदा हो गई। इंदिरा गांधी को
बीजू बाबू अक्सर इंदू कहकर संबोधित किया करते थे। इसके बाद उन्होंने उत्कल कांग्रेस के नाम से अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई। बाद में इमरजेंसी के दिनों में बाकी विपक्षी नेताओं की तरह उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जनता पार्टी में कर दिया और मोरारजी देसाई की सरकार में इस्पात और खान मंत्री बनाए गए। बीजू बाबू के बारे में कहा जाता है कि कब किसका समर्थन और कब किसका विरोध कर दें, ये उनको भी पता नहीं रहता था। एक दफ़ा संजय गांधी के विरोध करने के कारण वे जेल गए, तो दूसरी दफ़ा उन्होंने, जब मारुति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड की बात चल रही थी, तो उन्होंने संजय गांधी का समर्थन कर दिया। उस वक्त बीजू बाबू का मानना था कि आम आदमी के लिए सुलभ जनता कारें बननी चाहिए। इसके लिए संजय गांधी यदि कोई प्रयास कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस दौर में जनता पार्टी में संजय गांधी की प्रशंसा करना आफत को न्योता देने जैसा था। बीजू बाबू के साथ भी यही हुआ और अंततः उनकी जनता पार्टी नेतृत्व से दूरी बढ़नी शुरू हो गई, जिसकी चरम परिणति 1979 में जनता पार्टी के विभाजन के रूप में हुई। इस विभाजन में चरण सिंह मधुलिमीय, राजनारायण और कर्पूरी ठाकुर के साथ बीजू पटनायक ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। 1989-90 का दौर था। केंद्र और ओडिशा दोनों जगहों पर जनता दल की सरकार थी। बीपी सिंह प्रधानमंत्री, बीजू पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। दरअसल बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में भी बीजू बाबू की बड़ी भूमिका थी। दिसंबर 1989 में उड़ीसा भवन में ही अरुण नेहरू और कुलदीप नैयर के साथ बैठक कर बीजू बाबू ने देवीलाल को मोहरा बनाकर चंद्रशेखर का दांव देते हुए बीपी सिंह की ताजपोशी की मुकम्मल प्लानिंग की थी। लेकिन अगस्त 1990 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे ही बीपी सिंह ने मंडल कमीशन का राग छेड़ा, तो बीजू पटनायक विरोध में उठ खड़े हुए और इतना उठ खड़े हुए कि बीपी सिंह की सरकार ही गिर गई। ऐसे थे बीजू बाबू, जी हाँ, जिन्हें उत्कल का सांड कहा जाता था, राजनीति का सांड कहा जाता था, जो अपने मुंहफट स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जिनका करीब करीब राजनीतिक नेताओं से बहुत लंबा राजनीतिक रिश्ता नहीं चल पाया। 19 अप्रैल 1997 को बीजू बाबू का देहांत हो गया और देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनके मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर को 3 देशों के ध्वज में लपेटा गया। ये थी कहानी बीजू बाबू की। अगली कड़ी में किसी और राजनेता की कहानी के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए